अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कानून और आप और अली बुखारी दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं और टुडे ऑन द 29th ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले गुज़श्ता ईद मुबारक। जिन लोगों ने ईद मनाई उनको बहुत बहुत मुबारक हो, हज मुबारक हो। उम्मीद है आपके बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे और बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा होगा ईद के साथ। अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करता रहता हूँ हमेशा शोज़ के अंदर। जो अपडेट्स होते हैं, कोई केस लौटने आता है तो वो डिस्कस करता हूँ। कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जो बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे सामने आते हैं, उनका जिक्र करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि एक जो नई चीज़ होने में आ रही है, जो आजकल देखने में आ रही है, वो ये कि रिफ्यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशंस को। जिनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, जिनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उनको जो एप्लीकेशंस 9 जुलाई से पहले भी की जा चुकी हैं, जो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशंस बनती हैं, उनको भी नए लॉज के तहत, यानी 9 जुलाई के बाद वाले जो लॉज हैं उनके तहत देखा जा रहा है। सो कई केसेस में तो चलो अच्छा रिजल्ट आता है। हमारे आज किसी का स्टेटस पेपर्स आए हैं उनके, और उसके अंदर उनको नए रूल्स के अंदर स्टेटस मिला है। सो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखें कि कितने लोगों को अफेक्ट करती है ये चीज़, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नए रूल्स के अंदर नुकसान होता है फ़ायदा होने के बजाय। और मेरे पास काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे मुझे ये एग्जाम्पल मिलता है और उसमें हम सोचते हैं फिर कि क्या करें। इससे मैंने कुछ अपने और जो प्रैक्टिस करने वाले दोस्त हैं उनके साथ भी मशवरे किए हैं, और जो एक ओपिनियन सामने आता है वो यही है कि इसको चैलेंज ज़रूर किया जाए। इसको आपने छोड़ना नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको पुराने रूल्स के तहत चांस बनता था और उसमें आपको नहीं चांस मिला, या आपको उन्होंने नहीं स्टेटस दिया और नए रूल्स के सख्त होने की वजह से आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया और एप्लीकेशन आपकी पहले ही डाली गई थी, तो उसको आप ज़रूर चैलेंज कीजिए ताकि उसमें कोई ना कोई आपका चांस बने उसको जीतने का। अदरवाइज नए लॉज क्या कहते हैं, सिंपल। अगर आप इलीगल हैं 20 साल गुजारे, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो 7 साल गुजारें यूके में, और अगर आप 18 से 25 साल के दरमियान हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा यूके में गुजारा हो। अगर ये चीज़ सब कुछ, अगर आप इन तीनों में से किसी पे पूरा उतरते हैं तो आपको स्टेटस मिल सकता है। अगर आप शादी कर लेते हैं, शादी करके आप अपनी इनकम नहीं दिखा सकते, लेकिन आपकी जेन्युइन मैरिज है, सब्सिस्टिंग मैरिज है, काफ़ी अर्से से इकट्ठे रह रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गया आपको इकट्ठे रहते हुए, तो उसकी बेस पे भी आपको 2.5 साल की लीव मिल जाएगी, जो कि आपको 2.5 साल करके 10 साल के बाद जाके अपना स्टेटस इंडेफिनिट का दिलवाएगी। अगर आप बिल्कुल ही इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, तो फिर जो पुराने इमिग्रेशन रूल्स के बाहर हम जो एप्लीकेशंस किया करते थे, जिसको हम आर्टिकल 8 एप्लीकेशंस कहा करते थे और ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस कहते थे, मैं वो अभी भी डालना चाहता हूँ। अगर आप इन सारी में से कैटेगरीज में से किसी में भी नहीं आते, तो फिर भी आपकी आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन डालनी चाहिए। उसको अगर रिफ्यूज़ किया जाता है तो उसको चैलेंज ज़रूर किया जाए, क्योंकि अगर सिर्फ ये कह दीजिए कि जी सिर्फ और सिर्फ ये सिचुएशंस हैं जिनके अंदर आप ह्यूमन राइट्स को अप्लाई कर सकते हैं, मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी गलती है और उसको ऐसा नहीं होना चाहिए और उसको आगे चैलेंज करना चाहिए। अब जब भी चैलेंज करते हैं, हमारे रिजल्ट्स जब आने शुरू होंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा ख्याल अब सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। मेरे पास आज कोई ऐसी बातें नहीं है, कोई अपडेट्स देने वाली, लेकिन अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा किसी के बारे में तो कुछ ना कुछ मामला निकलता ही आएगा, इसलिए पहले फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं, सीधी कॉल्स लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी हेलो डॉक्टर अली, सॉरी डॉक्टर अली, चलिए ठीक है, डॉक्टर के पास जाता हूँ। मिसेस पटेल, मुझे जानना है, हमने इंडेफिनेटली स्टाम्प के लिए पासपोर्ट भेजा है, लेकिन 13 वीक हो गए, लेकिन बायोमेट्रिक का कुछ भी नहीं आया है हम पे लेटर। लेकिन हमने फॉर्म में पढ़ा है, लिखा है कि हमने बायोमेट्रिक इंडिया में किया है, इसीलिए नहीं आ रहा है। आई एम गेटिंग वरी अबाउट इट। 13 वीक हो गए हैं। अच्छा। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, जब पेरेंट्स को इंडिया से बुलाते हैं सेटलमेंट के लिए, तो कितने टाइम से पहले हमको पैसे भेजने के लिए पेपर वर्क चाहिए उसको दिखाने के लिए? मुझे वो चाहिए के लिए। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम जी। जो पहला सवाल है आपका, क्या आपको बायोमेट्रिक्स का कब तक आएगा और क्या आएगा? होम ऑफिस के सिस्टम जो चल रहे हैं आजकल, डिलेज भी आती हैं, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। जनरली स्पीकिंग जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसके कुछ अर्से बाद आपको बायोमेट्रिक का लेटर आ जाता है कि जब आपने बायोमेट्रिक्स करवाइए जाके। अब आपको 13 वीक्स आपने बताया, 13 वीक्स से ज़्यादा हो गए, विच मेक्स बाद 3 मंथ्स से ज़्यादा आपको टाइम हो गया है।
अब 3 मंथ्स की जब हम बात करते हैं तो 3 मंथ्स अभी हम अक्टूबर के एंड में आ गए हैं। सो अक्टूबर से पहले सितंबर है, फिर अगस्त है, फिर जुलाई। सो प्रॉब्ली आपने जुलाई से पहले की अगर एप्लीकेशन डाली हुई है, अगर 9 जुलाई से पहले की एप्लीकेशन डाली हुई तो उसमें आपको बायोमेट्रिक्स नहीं आते। सो इसलिए अगर वो चीज़ है तो उसका आपको इंतजार करना है, उसमें आप फिक्र ना करें। जब आपका डिसीजन होगा तो वो आपका डिसीजन के मुताबिक ही चलेगा। जो दूसरा आपका सवाल है कि जी पेरेंट्स को अपना सेटलमेंट के लिए बुलाना है यहाँ, तो कितनी देर के पैसे दिखाने हैं। जो पुराने रूल्स थे उसके अंदर तो बिल्कुल डिफरेंट एक सिचुएशन थी। अब जो सिचुएशन है वो ये याद रखें कि आपको सबसे बड़ी चीज़ ये दिखानी है कि बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और डिसेबिलिटी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए या 2 चीज़ें होनी चाहिए या तीनों भी हो सकती हैं, कि जिनकी वजह से वो अपने डे टू डे चोर्स अब पूरे नहीं कर सकते। इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल नाउ, फाइनेंशियल के अलावा आपको अब ये भी दिखाना है कि कोई और वजूहात हैं, कोई और रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अपने ये डे टू डे चोर्स नहीं कर सकते, और वो जो रीजंस हैं वो एज, इलनेस या डिसेबिलिटी की वजह से होने चाहिए। सो जहां तक पैसों की बात है, डायरेक्ट आंसर उसका मैं आपको ये बता दूं, कम से कम 6 मंथ्स का तो आपको दिखाना होगा, जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ। बिकॉज जो भी वो रूल्स आपसे मांगते हैं, जो भी रूल्स और रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगते हैं, उनके अंदर 6 मंथ्स का जिक्र आता है। सो आई वुड इमेजिन कि यहाँ पे भी आपको जो पैसे दिखाने हैं वो 6 मंथ्स के ही दिखाने होंगे कम से कम, और उसके बाद आप आगे चल सकते हैं। अब ये जो आपने 6 मंथ्स का दिखाना है, इसमें आपने दिखाना है कि 6 मंथ्स आप उनको पैसे भेजते रहे हैं और मेनली फाइनेंशियली आप उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं या आप करते हैं, या वो आपके खर्चे भेजने पर उनका गुजारा होता वहाँ। दूसरी चीज़ ये कि जो उनके वो डे टू डे चोर्स हैं उसके बारे में आपने बताना है, और तीसरी चीज़ है कि आपने ये भी दिखाना है कि क्यों आप ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं कर सकते कि उनको वहाँ पे लुक आफ्टर किया जा सके। सो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप उनको एक सर्वेंट रखते हैं वहाँ पे जो उनको लुक आफ्टर करे। अगर उनको खाना बनाने में दिक्कत होती है, अगर कहीं शॉपिंग करने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप किसी नौकर को नहीं रख सकते वहाँ पे जो जाके उनके लिए वो काम कर दे, या कोई उनको हेल्पर रख के दें इस तरह से जो उनके लिए वो काम कर दे। अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अब आप अगर कहते हैं कि जी मेरी अफोर्डेबिलिटी का मसला है, तो आपको अपने अफोर्डेबिलिटी का पॉइंट भी प्रूव करना पड़ेगा उनको दिखाने के लिए। अभी नए रूल्स हैं, इनको फैसले आते हैं इनके ऊपर, फिर इनकी इंटरप्रिटेशन चलती है। अभी मुझे जैसे जैसे अपने डिसीजंस नज़र आते रहते हैं, तो हमें एक ज़्यादा क्लियर चीज़ हो रही है कि होम ऑफिस अपने नए रूल्स को किस तरह से अप्लाई कर रहा है। आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जब भी अप्लाई करना हो तो रूल्स को सामने रख के अच्छी तरह समझ के फिर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन करते हैं और उसको वो रिफ्यूज कर देते हैं तो आपको अपील का मौका शायद मिलेगा ही, लेकिन अपील का फायदा आपको सिर्फ तभी होगा अगर जो आपने एप्लीकेशन दी थी उसके अंदर आपने तमाम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी की थी। बिकॉज अगर आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एक एंट्री क्लियरेंस मैटर के लिए, एप्लीकेशन के लिए पूरी नहीं होती, तो जब आप अपील में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो डेट ऑफ एप्लीकेशन पे डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है या डेट ऑफ अपील पे दी जाती है, सिर्फ उसको देखा जाएगा, आपकी डेट ऑफ हियरिंग वाले डॉक्यूमेंटेशन को नहीं देखा जाएगा। सो अगर आपकी कोई कमी रह जाती है तो वहां पे आके उसको नहीं दिखा सकते, आपको वो शुरू में ही देना चाहिए। इसलिए एप्लीकेशन को सही तरह से करने की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब वो टाइम बहुत पुराने हो चुके जब लोग कहते थे हाँ जी कोई भी एप्लीकेशन करके डाल दो, कुछ भी कर दो, तो खैर है वो आगे से आपको सवाल जवाब पूछ लेंगे, आपसे और डिटेल्स मांग लेंगे, खुद ही लाइन पे पटरी पे आ जाएगी चीज़। अब वो नहीं होता। अब ये है कि आपकी ज़रा सी गलती हो, ज़रा सी चीज़ गलत हो, आपने रूल्स के मुताबिक हर चीज़ को 100% नहीं किया, फट आपकी एप्लीकेशन कर दी जाती है रिटर्न्ड एज इनवैलिड, और आपको दोबारा करनी पड़ती है। अक्सर अपील का राइट नहीं मिलता क्योंकि आपकी लीव टू रिमेन गुजर चुकी होती है। सो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब आपने एप्लीकेशन करनी हो सोच समझ के करें, गलतियाँ ना करें इसमें। और जी अगला सवाल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मेरा सवाल यह है कि मैंने 2010 में FLRO की एप्लीकेशन दी थी होम ऑफिस में। तो मेरा बच्चा ब्रिटिश है, तो मैं तो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता, सेपरेट रहता था, बच्चे से मैं मिलता था, लेकिन होम ऑफिस ने मैं रिफ्यूज कर दी जी। तो तकरीबन अपील का राइट नहीं दिया था। 1 साल के बाद मेरे सोलिसिटर ने फर्दर सबमिशन की थी होम ऑफिस में, तो उसका तो एक्नॉलेजमेंट लेटर आ गया था कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरे सोलिसिटर ने हाई कोर्ट में अप्लाई किया कि केस का जवाब नहीं आ रहा JR के लिए, उसको भी 5 मंथ हो गए हैं, अदालत की तरफ से कोई सबमिशन, कोई जवाब मुझे नहीं मिला। तो एक तो मैंने अपना वकील भी चेंज करना है, और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ज़मरानो का नया केस आया, केस लॉ ज़मरानो का है, अब मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ और कौंसल ने मुझे वो लेटर भी लिख के दिया कि मैं कौंसल इसका केयर हूँ, ये सोशल सर्विस में, ये डिसेबल है मेरी वाइफ और बच्चों को भी मैं लुक आफ्टर करता हूँ। तो क्या मैं ज़मरानो को, डॉक्टर ने भी लिख के दिया है, तो क्या मैं ज़मरानो में केस डाल सकता हूँ? वो केस विड्रॉ करके आप मुझे क्या कहते हैं, मेरे लिए क्या अच्छा होगा? ओके, चलो मैं बताता हूँ जी।
आपके केस में एक्चुअली 2-3 डिफरेंट चीजें आती हैं। एक जो चीज आपको सोचनी है वो आपके बच्चे का जो है कि बच्चे की तरफ से आपको क्या फायदा हो सकता है। बच्चा आपका ब्रिटिश नेशनल है, अगर आप ये कहते हैं कि जी बच्चा टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है और अगर आप यूके से चले जाते हैं तो बच्चे को भी यूके छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स जिम्रानो का केस आपके ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप नए रूल्स को देखें, नए रूल्स क्या कहते हैं जो 9 जुलाई के बाद रूल्स आए, वो ये कहते हैं कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपको आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी होती, लेकिन अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं और ऐसे इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से आप वापस नहीं जा सकते और एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको यहीं से स्टेटस मिलना चाहिए। अब आप जो चीज़ बता रहे हैं कि उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, आप लुक आफ्टर करते हैं, इनकैपेसिटी बेनिफिट चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी वो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स के अंदर आ सकती हैं। सो अगर आपकी वाइफ के साथ शादी हो चुकी हुई है, मतलब शादी से मतलब आपने रजिस्ट्रेशन यूके में की हुई है, इकट्ठे रहने का आपका एविडेंस है, आपका सारा कुछ एक इंटेंशन भी आगे इकट्ठे रहने की है, तो आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो नए रूल्स के अंदर भी वो एक सेक्शन जो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स वाला है, EX1 A आता है, EX1 B आता है, जो अपेंडिक्स FM का हिस्सा है, उसके अंदर आपको फायदा मिल सकता है। सो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो यही कि एक तो आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं उसको काफ़ी देर हो गई है, मैं नहीं जानता कि उसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया था। अब आपने बताया कि जी 2010 में आपने एप्लीकेशन की थी, उस वक्त और आपकी सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। अब उस वक्त आप अलग रह रहे थे, वाइफ से बच्चा था, लेकिन अब आपका बच्चा भी है और आप वाइफ के साथ भी रह रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स जो आपके फ़ायदे में जाते हैं, मुझे लगता है शायद बेहतर हो कि आप नई एप्लीकेशन कर लें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं, इस नई इन्फॉर्मेशन को देखते हुए नए रूल्स के तहत हो सकता है आपको स्टेटस मिल जाए। अब ये क्या होगा कि स्टेटस कौन सा मिलेगा, लोगों की वो जो पहले वाली एक उम्मीद होती थी कि जी हम एप्लीकेशन करेंगे तो इंडेफिनिट लीव लग कर आ जाएगी, ज़बरदस्त, ऐसा अब खत्म हो चुका है। इंडेफिनिट लीव को बिल्कुल थोड़ी देर अरसे के लिए भूल जाइए या कम से कम कुछ सालों के लिए भूल जाइए, बिकॉज जो लोग आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स अप्लाई कर रहे थे या उनकी एप्लीकेशन अभी अप्रूव हो रही हैं, उनको 2.5 साल की अब लीव मिल रही है, यानी 30 मंथ्स की, उनको वो डाल रहे हैं डिस्क्रिशनरी लीव, जिसको हम कहते थे पहले 3 साल की जो मिलती थी, उसको अब 2.5 साल का कर दिया उन्होंने। और वो 2.5 साल की आपको 4 एक्सटेंशन करानी पड़ेंगी, ताकि जब आपके 10 साल कंप्लीट हों तो पैराग्राफ 276 के तहत इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाए। लेकिन ऑन इट्स ओन आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं उन्होंने छोड़ा कि जिसके ऊपर आप कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहता चलूँ, जो आज मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, मैंने एक जो स्टेटस ग्रांटिंग पेपर था उसको देख के बताई, वो ये कि जिन लोगों को आप 2.5 साल की लीव दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिनका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, उनको अपनी वाइफ के साथ रहने की वजह से, अपनी ब्रिटिश वाइफ के साथ रहने की वजह से उनको वो स्टेटस मिला। अब उनको साथ रहते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए थे, उनके बच्चे, ये वो सारा कुछ, एवरीथिंग वाज इन देयर फेवर। अब उनको जो स्टेटस मिला है, पहले जो डिस्क्रिशन लीव हुआ करती थी उसमें यह था कि जी आपको डिस्क्रिशन लीव मिल गई है, जब आपके 3 साल कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एन एक्सटेंशन, जो आपको 3 साल की और मिलेगी और 6 साल के बाद आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सटेंशन अप्लाई करने का जो रीज़न था या जो उसका मकसद था, वो ये नहीं ज़रूरी था कि जिस पे आपको पहले 3 साल पहले मिला वही आपके सर्कमस्टांसेस दोबारा हों। अभी जो मैं लेटेस्ट देख रहा हूँ और जो मुझे लैंग्वेज समझ आ रही है, मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको शादी की बेस पे मिला है तो आपकी शादी की बेस पे ही अगले अगर 10 साल आप गुजार लेते हैं यहाँ पे, तो फिर आपको स्टेटस मिलेगा, जो कि एक थोड़ी हैरानकुन किस्म की बात लगती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल 2-2.5 साल बाद जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, सपोजिंग आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया या आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करते हैं? फिर आप देखते हैं कि आपके और किसी रूल के तहत आपको स्टेटस मिल सकता है कि नहीं। अगर मिल सकता तो ठीक है, अगर नहीं तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया, उसने यहाँ पे 9-10 साल गुजार लिए, 10 साल के बाद जाके उसने एप्लीकेशन की, शादी उसकी हो चुकी, बच्चे उसके हो चुके, उसको 2.5 साल की लीव मिल गई। अब उसने 2 एक्सटेंशन अप्लाई की, तीसरी एक्सटेंशन की, अब 7.5 साल उससे गुजरने वाले हैं। अब 17.5 साल टोटल अगर देखे जाए उसे गुजरने वाले हैं। 20 साल गुजारेगा तो उसको 2.5 साल की लीव फिर मिल जाएगी। लेकिन अगर उसको अभी वो 20 साल नहीं होते तो क्या 17.5 साल बाद उसको निकाल दिया जाएगा यहाँ से कि भाई तुम्हारा रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो गया, 20 साल तुम्हारे नहीं हुए, बच्चा तुम्हारे साथ कोई नहीं है, देयरफॉर तुम्हारा ये केस नहीं बनता।
मुश्किल लगता है, कॉमन सेंस को डिफाई करता है। सो मेरी नज़र में ये चीज़ें हमेशा ओपन रहनी चाहिए कि ये जज के सामने जाके हम किसी कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकें। अब वो चाहे इमिग्रेशन जज हो, चाहे वो कोई हाई कोर्ट का जज हो, जहाँ पे भी जाना पड़े उसको चैलेंज ज़रूर करें, उसको लड़ें ज़रूर आगे। लड़े बगैर तो यहाँ पे अब कुछ भी लेने का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। खाली हाथ बैठना बिल्कुल गुनाह है, गलत है, और लड़ना ना आगे से, वो उससे भी बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका लड़ने वाला केस बनता है और नहीं लड़ते, तो आप उतने ही मैं बेवकूफ़ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन उतने ही लॉस पे जा रहे हैं जितना वो बंदा जा रहा है जो कभी कोई एप्लीकेशन नहीं डालता। सो मेरी नज़र में दोनों लोगों को काफ़ी नुकसान होता है इस चीज़ का। एनीवे, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अली साहब क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब, खैरियत? आपको ईद मुबारक। बहुत 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 शुक्रिया, आपको भी। और अली साहब मेरा एक दो सवाल है। एक सवाल मेरा ये कि मैंने असाइलम किया था 2002 में, तो रिफ्यूज हुआ था 2005 में, और 2011 मैंने लेगेसी अप्लाई किया था। तो मैं तकरीबन 1.5 साल से इंतजार करा था, लेकिन आपका प्रोग्राम देख के आपने कहा था कि भेजने से कुछ नहीं होता है, तो मैंने एक एप्लीकेशन किया था FLRO। ठीक। तो तकरीबन उसका 7 महीना हो गए उसके, तो मेरा फिंगर वगैरह भी हो गई दोबारा। भाई मेट्रिक का भी तकरीबन 4 महीना हो गया। तो अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो उसका कुछ बाकी जवाब नहीं आता है। लेकिन तकरीबन 2 महीने पहले लेगेसी वाले की तरफ से लेटर आया था कि अपना ID, पिक्चर या पासपोर्ट वगैरह हमको सेंड कर दे जी। तो मैंने वो भी सेंड कर दिया, लेकिन अभी तक कोई दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, तो ये मेरा सवाल है ना। सवाल आपका ये कि आपको दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं आया? अब दोनों तरफ से जवाब नहीं, आप क्या होना है? 7 महीना एक का भी होगा। चलो मैं बताता हूँ आपको। एक चीज ये याद रखें कि लेगेसी, मैंने जिस तरह पहले भी कई दफा मैं कह चुका हूं, मैं दोबारा बताता हूँ, लेगेसी आपकी एप्लीकेशन नहीं होती। लेगेसी आप एज ऑफ राइट नहीं ले सकते। लेगेसी मांगने वाली बात है कि आप कहते हैं कि जी मुझे यहाँ पे स्टेटस दिया जाए क्योंकि मैं इतने अरसे से रह रहा हूँ, और क्योंकि आपने और लोगों को लेगेसी के अंदर, केस वर्क के अंदर आपने इंडेफिनिट लीव दी है, मुझे भी उसके अंदर स्टेटस दिया जाए। आप ये चीज मांग सकते हैं, लेकिन आप हक से उसको ले नहीं सकते। ये फर्क है। अगर आप इमिग्रेशन रूल्स के अंदर देखें, उसके अंदर आपके पॉइंट सिस्टम के अंदर देखें, पॉइंट्स के मुताबिक अगर आपके सारा कुछ बनता है, तो आप उनसे वो चीज़ मांग नहीं रहे, आप उनसे वो चीज़ ले रहे हैं, क्योंकि आप पॉइंट्स के ऊपर पूरे उतरते हैं। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आप लॉ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, देयरफॉर यू कैन गो गेट इट। जब आप इस तरह की चीज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे आपको ह्यूमन राइट्स के अंदर जाना पड़े, या कंपैशनेट ग्राउंड्स में जाना पड़े, या लेगेसी में जाना पड़े, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि ये आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल की बात नहीं है, ये आपका हक नहीं है। सो वहाँ पे आपको मांगना पड़ता है। सो पहली चीज तो ये याद रखिए कि लेगेसी को आप हक से मांग नहीं सकते। सो इसलिए अगर उन्होंने लेगेसी में आपको शामिल नहीं किया, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। मुझे इस चीज के साथ बहुत शदीद इख्तलाफ है, ये जो जिस तरह की वो एक फुलझड़ी चलाते हैं बार बार कि जी तस्वीरों के लिए आपको लेटर भेज देते हैं लोग। सबसे पहली चीज यही, इसी चीज पे खुश होते हैं, जबरदस्त 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 तस्वीरों का लेटर आ गया, इसका मतलब स्टेटस पेपर्स मिलने वाले हैं। अल्लाह करे आपको स्टेटस पेपर्स मिल जाए, बहुत अच्छा हो कि अगर आपको स्टेटस पेपर्स मिल जाएं, लेकिन ये याद रखें कि ये वही फोटोग्राफ्स होती हैं जो आपकी फाइल पे लगती हैं, फिर आपके इन्फोर्समेंट टीम को जाती हैं, और इन्हीं फोटोग्राफ्स को यूज़ करके आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकते हैं। सो खाली ये कह देना कि जी तस्वीरें वाला लेटर आ गया तो बस सब कुछ दुनिया में ठीक हो गया, इज़ नॉट इनफ। ऐसी बात नहीं है। आपने सर जो किया, आपने बिल्कुल सही काम किया जो मेरी नज़र में है। आपने लेगेसी में अपनी रिप्रेजेंटेशंस भी डाली हुई हैं, आपको वहां से कोई रिस्पांस आता है तो आप उनको जवाब भी दे देते हैं, प्लस आपने अपनी एक पेड एप्लीकेशन भी डाल दी हुई है जो आपने FLRO फॉर्म पे डाली है। अब आपको ये फिक्र है कि जी FLRO का जवाब नहीं आ रहा, अभी तक 7 महीने हो गए हैं। पहले यही एप्लीकेशन 2-2, 3-3 महीने में रिफ्यूज होती थी या एक्सेप्ट होती थी। अब इन एप्लीकेशन को 7, 8, 10 महीने आराम से लग रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस साल में जो इतनी सारी चेंजेस आई हैं उसकी वजह से ये सब कुछ स्लो डाउन हुआ है होम ऑफिस के पास। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत सारे स्टेटस पेपर्स लगकर आ रहे हैं, क्योंकि जब ये चेंजेस आई हैं लॉज के अंदर, फिर उनको उन्होंने एप्लीकेशंस को रोके रखा। अब उन चेंजेस के मुताबिक वो देख रहे हैं कि अच्छा अब किस किस को स्टेटस बनता है, किस किस को देना चाहिए। सो अगर कोई बंदा यहाँ पे बड़े अरसे से रह रहा था, उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि उसको स्टेटस मिलना चाहिए, तो अब उसको लीव मिल रही है। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसको 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव नहीं मिल रही, कि जिसके बाद वो जाके 6 साल के बाद अप्लाई करता था इंडेफिनिट के लिए, अब वो 2.5 साल की लीव देते हैं, 30 मंथ्स की लीव देते हैं। उस 30 महीने गुजारने के बाद आप फिर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, और फिर आपको उस तरह से मिलते मिलते 120 मंथ्स आपने अब पूरे करने हैं। वो जब आप पूरे कर लेते हैं तो उसकी बेस पे आपको इंडेफिनिटली मिल जाएगी यूके में।
अब सर आपका जो क्वेश्चन है कि आपको क्या करना चाहिए, अब आपने दोनों चीजें की हुई हैं, आपको कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन डली हुई है होम ऑफिस में, उसका आपको इंतजार करना है। 7 महीने को बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, आपको महीना 2 महीने के अंदर आपको मेरा ख्याल है इसका जवाब आ जाना चाहिए। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग बनता है, अगर आपने तमाम एविडेंस साथ लगाया है तो होपफुली आपको इसमें स्टेटस मिल जाएगा। अगर आपको वो इंडेफिनिटली नहीं भी देते तो दिल छोटा ना कीजिएगा। अगर आपको 2.5 साल की लीव भी मिल जाती है, वो ही गनीमत जाने कि आजकल के टाइम में इस मुश्किल वक्त में आपको ये लीव भी मिल जाए तो बड़ी बात है। हाँ, जो नए स्टेटस पेपर्स लग कर आ रहे हैं, मैं ये भी बताता चलूं कि उनके अंदर लिखा हुआ है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। पहले डिस्क्रिशनली जिन लोगों को मिलती थी 3 साल की, उनको सारे बेनिफिट्स लेना अलाउड था। अब जो ये वाली लीव दी जा रही है 2.5 साल की, इसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिख दिया नो पब्लिक फंड्स आर अलाउड। सो इसलिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। फिर दूसरी चीज जो तीसरी चीज जो बेनिफिट्स की तरफ लोग जाते थे, वो बेनिफिट्स आपको अलाउड नहीं है, ना ही आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को आपके लिए बेनिफिट्स लेना अलाउड है। सो आपके पार्टनर को खुद तो अलाउड है अगर वो ब्रिटिश हैं या इंडेफिनिट लीव होल्डर है, लेकिन आपके लिए उनको बेनिफिट्स लेना कोई भी अलाउड नहीं है। सो इस चीज को याद रखिएगा, जब भी आपको कोई स्टेटस पेपर्स नजर आते हैं उनको गौर से पढ़ें। आपका जो स्टिकर है उसके ऊपर लिखा होगा नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, ओके, लिमिटेड लीव टू रिमेन, और नीचे लिखा होता है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। आपको जो साथ लेटर आता है उसके अंदर उन्होंने पूरी लिस्ट अब दी हुई है। किसी ने अकल दिलाई होम ऑफिस को कि भाई एक लिस्ट बना दो कि कौन से बेनिफिट्स अलाउड नहीं है। सो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट एंड चाइल्ड बेनिफिट एंड वो जो होता है इनकम बेस्ड जॉब सीकर्स अलाउंस एंड दिस दैट, वो सब कुछ उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कि ये सब कुछ आपको अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आप एक स्टेट पेंशन के ऊपर चल रहे हैं या आपने अपनी इनकम की वजह से आपको जो कोई पेंशन मिल रही है या आपने कोई डिसेबिलिटी अलाउंस लेना है अपनी इनकम की वजह से, या अपनी इनकम की वजह से आपको जो जॉब सीकर्स का बनता है वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये वाले जो मैंने आपको चीजें बताई, जो उससे पहले वाले बताई, जो स्टैंडर्ड बेनिफिट्स होते हैं वो आपको लेने अलाउड नहीं है। सो इसलिए उससे बच के रहिएगा। ओके नाज़रीन, अब एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, मिलते हैं 2 मिनट में। Communication 2000 ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 2 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027। ਪਾਕਿस्तान ਵਾਸਤੇ 10 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027। Communication 2000। सियासत का दूसरा नाम झूठ, मैं नहीं तारीख बताती है। तजिया निगार बताते हैं, आप कहते हैं। मसाइल और उनका हल कहां छुपा है? तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह, बहस नहीं बात। मसाइल का जिम्मेदार कौन, आप, मीडिया या हुक्मरान? देखिए प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड। कोई कहता चंद तो पूछ, कोई कहता तारियां तो पूछ, क्यों ना मैं पूछा अपने सितारियां नूं इन्हां दा हाल चाल, इन्हां दी कहानी, इन्हां दी ही जुबान। सब तो पहले तो उन्होंने मैंने कंफ्यूज करता कि तू एक्टिंग करना है तो फिर तू डायरेक्शन प्रोडक्शन च क्यों आना चाहता? तू जीद मार के बलाणो हट जा वे मैनू रोज दस तौणो हट जा। जेड़ा भी म्यूजिक दा शौकीन है, जिन्हें थोड़ा बहुत नाम सुने जगजीत सिंह दा, वो आ जाता। शीशा हो या दिल हो आखिर टूटी जाता है। मैं तेरे पीछे बन जावा ओ खुदाई, मैं तेरे उत्ते मर जावा ओ खुदाई। अपने सितारे ऑन वीनस टीवी चैनल 805। Experience Satya Restaurant Bar and Grill in the heart of Oadby Town Centre, Leicester. Satya is a 80-seat fine dining family-run restaurant with a friendly, homely and relaxed environment. Satya also cater for weddings, dinner parties, product launches and corporate events. Come and enjoy our special lunchtime buffet. Satya offer the very best in traditional Punjabi, South Indian and Indo-Chinese cuisine. Satya Restaurant Bar and Grill, 39 The Parade, Oadby, Leicester.
नरम लजीज गुलाब जामुन, गर्म कुरकुरे समोसे, घनी मलाईदार रसमलाई, खस्ता जलेबियाँ, जालीदार ढोकला, जन्नती जायके की खालिस लज्जत। पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज, विजिट करें pujasweets.com। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहता हूं एंड वेलकम बैक। सीधे अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है अभी कॉल ब्रेक से वापस नहीं आए जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे आपसे सवाल करना है, प्लीज उसका डिटेल में जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब बाद बिल्कुल मुतमईन करने वाले होते हैं। कोशिश करता हूँ, बताइए जी। मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड इस कंट्री में अप्रैल 2004 में आए थे और मैं यहाँ पे आई थी मार्च 2007 में, और मेरी बेटी यहाँ पे पैदा हुई थी फरवरी 2008 में। मेरे हस्बैंड फर्स्ट स्टूडेंट में आए थे, देन उन्होंने PSW अप्लाई किया था, और अब जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो होता है ना उसमें है वो। तो मुझे ये पूछना है कि असल में हमारे कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रही है, मतलब वायलेंस चल रहा है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर वो 2014 में अपने इंडेफिनेट अप्लाई करते हैं तो उसके उनके साथ ही क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ इंडेफिनेट, या फिर अगर ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपनी बेटी के बिहाफ पे कर लूँ, अभी वो 5 साल की है तो अभी इन फ्यूचर अबाउट 7 इयर्स की हो जाएगी वो। ठीक, ये मुझे पूछना, और अगर ये पूछना है कि अगर बिलफर्ज वो मुझे बहुत धमकी देते हैं ना, जैसे कि डिपोर्ट करवा देंगे जी, तो मुझे क्या पाकिस्तान जाकर ही अप्लाई करना पड़ेगा अपना वीजा, या फिर यहीं से हो सकता है? ओके, ठीक है जी, मैं बताता हूं। ठीक है, प्लीज डिटेल में बता दीजिएगा। थैंक यू जी। ठीक है, काफी आपके डिटेल्ड सवाल हो गए हैं, काफी डीप किस्म के सवाल हो गए हैं। कोशिश करता हूं मैं सारा कुछ कवर कर लूं। पहली चीज एक ये याद रखें, और ये उन सब लोगों के लिए है जो स्पाउस वीजास पे है या डिपेंडेंट वीजास के ऊपर है। अगर आपका स्पाउस या आपका जो मेन एप्लीकेंट है, जो आपका स्पॉन्सर है, वो आपको ब्लैकमेल करता है इस चीज के ऊपर कि मैं तुम्हें निकलवा दूंगा यहाँ से, पहली बार डिपोर्टेशन और रिमूवल में फर्क होता है। डिपोर्टेशन सिर्फ तब हो सकती है जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस आपके खिलाफ होता है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से एक डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी किया जाता है। वो डिपोर्टेशन ऑर्डर ये कहता है कि आपको निकाल दिया जाए यहाँ से, और तब तक आने की इजाजत नहीं जब तक वो डिपोर्टेशन ऑर्डर इन इफेक्ट रहता है। सो पहली चीज तो ये। रिमूवल जो होता है वो इससे डिफरेंट होता है। रिमूवल का मतलब है कि अगर आपको आज निकाला गया तो अगर आप रूल्स के तहत अप्लाई कर सकते हैं तो आप कल जाके दोबारा अप्लाई करके वापस आ जाइए, उसमें कोई मसला नहीं। सो डिपोर्टेशन में और रिमूवल में ये फर्क होता है। ये याद रखें कि अगर आपके स्पाउस की तरफ से आपको धमकी मिल रही है कि तुम्हें मैं वापस भेज दूंगा, निकाल दूंगा, वीजा एक्सटेंड नहीं कराऊंगा, ये होगा वो होगा, तो वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते उसके ऊपर, ना ही आपको ऐसे वो निकाल के बाहर फेंका जा सकता है। आपके भी अपने राइट्स हैं। सो अगर आपको ऐसी कोई धमकी लगाई जाती है तो फौरन अपने वकील से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें, किसी और वो सरफेरे से रब्ता करें जो अगले को नोच के खा जाए फिर इस चीज़ के ऊपर कि हाउ डेयर यू के धमकियां इस तरह की लगाते हो, क्योंकि ये धमकियां लगाने वाली इंसानियत वाली बात नहीं होती। अब आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, आप कह रही हैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जा रहा है, आपकी बेटी है यहाँ पे साथ, अगर वो खुद अभी साहब नहीं पहुंचे इंडेफिनिट लीव पे तो वो कौन सी बढ़ के मार रहे हैं जी आपके ऊपर कि आपको निकाल देंगे यहाँ से, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप जिस वक्त भी चाहें अपनी बच्ची की बेस पे आपको भी यहाँ पे स्टेटस मिल सकता है। बात सिर्फ देखने वाली क्या है, बच्ची के अभी आपके 5 साल हुए, अभी उसको ये नहीं कहा जाएगा कि जी आपको अभी स्टेटस हम दे देंगे। आपको यहाँ पे रहते हुए अगर मैं आपके सवालों की तरफ आता हूँ, पहला सवाल था आपका कि क्या आपको 2 साल बाद इंडेफिनिटली मिल सकती है अपने हस्बैंड के साथ जब वो 2014 में अप्लाई करते हैं। अब वो इसलिए कि आपने बताया कि अप्रैल 2004 में वो यहाँ पर आए। अब अप्रैल 2004 से अगर वो कंटिन्यूसली लीगली चल रहे हैं तो अप्रैल 2014 में 10 साल की बेस पे वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो 10 साल की बेस पे अप्लाई करेंगे वो सिर्फ लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके अंदर कोई डिपेंडेंट शामिल नहीं होते। आपको अपने टाइम अपना जो 10 साल कंप्लीट करने हैं वो खुद करने हैं। अब आप आई हैं यहाँ पे 2007 मार्च में, सो आपके जो 10 साल कंप्लीट होते हैं इंडेफिनिट लीव के लिए वो जाके मार्च 2007 में होते हैं।
लेकिन दूसरी चीज याद रखें कि बच्ची जो है आपकी वो यूके में पैदा हुई। अब आपके हस्बैंड को अगर मिल जाता है, इंडेफिनेटली मिल जाती है, तो आपकी बच्ची को रजिस्टर किया जा सकता है एज अ ब्रिटिश नेशनल। अब अगर बच्ची को रजिस्टर कर लेते हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल, 2007 की उसकी 2008 की सॉरी फरवरी की आपने बताया उसकी पैदाइश है। सो इसका मतलब ये कि अभी उसकी उम्र इतनी कम है कि आपके ऊपर उसको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब अगर ये सूरत बन जाती है तो फिर जिम्ब्रानो केस भी अप्लाई हो जाता है उसके ऊपर, जिसमें फिर आपको स्टेटस मिल सकता है ये दिखा के कि अगर आप जाती हैं यहाँ से तो एक ब्रिटिश नेशनल बच्ची को भी आपके साथ निकलना पड़ेगा। अभी जो सिचुएशन है, अभी आप तीनों, आपके हस्बैंड भी और आप दोनों भी एक ही कश्ती के अंदर सवार हैं। वो ये नहीं हो सकता कि जी वो अभी उठा के आपको वापस भेज दें और कहें कि जी ऐसी की तैसी मैं तुम्हें निकालता हूँ यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। अगर वो खुद वापस जाते हैं तो फिर तो ठीक है, आपका भी स्टेटस खत्म हो जाता है, आपको भी वापस जाना है। लेकिन अगर 2014 में उनको जाके इंडेफिनेटली मिल जाती है तो उसके साथ आपका भी फायदा हो सकता है, आपका भी केस बन सकता है। तीसरी चीज, इफ ऑल एल्स फेल्स, ये याद रखें, अगर आप अभी पॉइंट्स पे सिस्टम पे हैं, आप डिपेंडेंट हैं हस्बैंड की और आपको डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जाता है और आप उसको प्रूव कर सकती हैं, तो उसकी बेस पे भी आपको स्टेटस मिल सकता है। चाहे आपकी बच्ची को अभी 7 साल नहीं हुए, चाहे आपके हस्बैंड ने आपको अभी स्पॉन्सर नहीं किया। ये सारी ऐसी चीजें हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस को डिफरेंट कवानीन के मुताबिक जब देखा जाता है तो एक चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करके बात बनती है। ये बात सारी वही बनती है, अगर आप पूरे लंदन को देखें, आप जहाज से कभी आ रहे हो लंदन में तो आपको बहुत सारे फ्लाईओवर, सड़कें ऊपर नीचे दो जाती नजर आती हैं। आपको एक एरियल व्यू से जब आप देखें एक चीज को तो आपको पूरी पिक्चर नजर आती है, आप उसको बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरफ जाके क्या करना है, कौन सा रास्ता किधर जाता है। हाँ, एक सड़क पे आप जा रहे हो तो आपको इर्द गिर्द की सारी चीजें नजर नहीं आती, इसलिए आपको वो सेंस ऑफ डायरेक्शन वो नहीं मिलेगी। सो आपने अपने आप को उठा के अपने आप को इन चीजों से उठा के निकाल के देखना है कि पूरी सिचुएशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कानून हैं, उन कवानीन को आप किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जो इस सिचुएशन नजर आ रही है, मुझे बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस नजर आ रही हैं जहां आपको फायदा मिल सकता है। सो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बताइएगा, फिर इसको देखेंगे। बट फॉर नाउ मैं सबसे पहली चीज ये चाहता हूं कि अपने दिमाग से और अपने दिल से आप उस डर को निकालें कि जी मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा, कि अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे निकाल दिया जाएगा यहाँ से। अगर कोई जानवरों की तरह आपके ऊपर हाथ उठाता है, उसी वक्त आप फोन उठाएं, पुलिस को फोन करें, सोशल सर्विसेज को फोन करें, उस बंदे को अरेस्ट करवाएं, उसके ऊपर पूरा आपका पुलिस का एक्शन होना चाहिए। और फिर उसके बाद जाके आप अपने जीपी से बात करें, आप ट्रॉमा सेंटर से बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें कि आपको काउंसलिंग की जरूरत हो सकता है, जरूरत पड़ जाए, जो कुछ भी हो। कहने का मेरा मतलब ये, मेरा खून खोल जाता है इस चीज के ऊपर जब मैं ये चीज देखता हूँ कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनते हुए मारे खा खा के फिर भी गुजारा कर रहा है, बोल क्योंकि जी इमिग्रेशन स्टेटस खतरे में। नो, अगर कहीं पे भी आपको ऐसी सिचुएशन नजर आती है, इमिग्रेशन स्टेटस आपका सेकेंडरी हो जाता है, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और ये याद रखें कि कानून आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जा रहा है, चाहे आप असाइलम करना चाहते हैं, चाहे आप कोई और एप्लीकेशन करना चाहते हैं, व्हाटएवर इट मे बी, आपका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस का वाकई निशाना बनाया गया है तो। ओके, उम्मीद है जी आपको बातें सारी समझ आ गई होंगी। बच्ची के लिए आप 7 साल की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं जब वो 7 साल की हो जाती है, या जब आपके हस्बैंड को इंडेफिनेटली मिल जाती है, क्योंकि आपकी बेटी यहाँ पैदा हुई है, उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल। और जी अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर 2-3 सवाल है मेरे, मैं पूछना चाह रहा था। एक तो पहला है कि मैंने इंडेफिनेट अप्लाई किया हुआ है, आज तकरीबन पूरे 6 महीने हो गए, मेरा बायोमेट्रिक्स भी हो गया, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। और दूसरा सवाल है कि अगर मेरा इंडेफिनेट हो जाता है तो स्पाउस अपनी मिसेस का वीजा मैं विंडो पे अप्लाई कर सकता हूँ या मुझे वो पोस्ट करना पड़ेगा? मिसेस कहाँ है आपकी? जी, मिसेस आपके साथ ही हैं अभी? हाँ जी, मेरे साथ ही। मैंने सिर्फ अपना अप्लाई किया, अभी मिसेस का नहीं किया। आपने अपना अप्लाई किया, आप अपना 10 साल की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं? हाँ जी। ओके, 10 years लीगल स्टेटस, ठीक है। हाँ जी। और तीसरा सवाल है कि मेरे बच्चे अगर इंडेफिनेट हो जाता है तो मेरे बच्चे दोनों यहीं पैदा हुए हैं, तो उनका मैं ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो विंडो पे अप्लाई कर सकता हूँ या वो भी मुझे पोस्ट ही करना पड़ेगा? आपको ये विंडो और पोस्ट की बड़ी फिक्र है? हाँ, अच्छा। बस वो ट्रैवल का मसला है, थोड़ा सा ट्रैवल करना चाह रहे थे। ओके ओके, चलें मैं बताता हूँ। देखिए जी, ये याद रखें कि जब कभी आपको लीव टू रिमेन एप्लीकेशन करते हैं, जितनी देर वो एप्लीकेशन पेंडिंग होती है उतनी देर आप ट्रैवल नहीं कर सकते।
ओके सो आपने अपनी एप्लीकेशन डाली हुई है, आपको 6 महीने हो गए हैं, आपके बायोमेट्रिक्स भी हो गए, आप सब कुछ कह रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अभी बस आपने इंतजार करना है। आपका जब टाइम आएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। हो सकता है आज कल में, 1 महीने में, 2 महीने में मैक्सिमम आपको जवाब आ जाए, इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी आपने चीज़ पूछी कि जब आपका लग जाता है तो आप वाइफ का क्या करते हैं। अगर आपकी वाइफ आपके साथ किसी पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में चल रही थी, उसके ऊपर उनको वो भी अप्लाई करना चाहती हैं किसी स्टेटस के लिए, तो अगर आप उस एक सेक्शन को देखें जो होम ऑफिस ने अभी इंट्रोड्यूस किया रिसेंटली, जो ये कहता है कि अगर आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे टाइम गुजार रहे हैं और उसके बाद आपके जो स्पाउस है वो उनको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, तो ये दोनों टाइम्स को कंबाइन किया जा सकता है, सो आपको उसमें भी फायदा मिल सकता है। अब ये जो चीज़ है कि पोस्ट वाली बात हो या विंडो सर्विस पे हो, ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होते हैं वो कभी भी विंडो पे आपको नहीं करने देंगे। हो सकता है किसी चीज़ को आपको कहें कि हाँ आपको अलाउड है, लेकिन जब आप जाते हैं वहाँ पे तो फिर आपको कह दिया जाता है कि जी आपको हम बाय पोस्ट का जवाब देंगे। हाँ, फ़ायदा उसका क्या होता है, वैसे नॉर्मली अगर आप बाय पोस्ट एप्लीकेशन करते हैं जैसा आपने की है तो आपको वो 6 महीने भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप विंडो पे करते हैं और वो आपको उस दिन जवाब नहीं दे सकते तो अगले 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में आपको जवाब आ जाता है। सो फिर भी इट्स अ क्विकर वे ऑफ डूइंग इट। सो आप जब भी करना चाहें वो चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने पूछी बच्चों की। बच्चे आपके यहीं के बोर्न हैं, आपको अगर इंडेफिनेटली मिल जाती तो आपने उनको ब्रिटिश नेशनल्स के तौर पे रजिस्टर कराना है। क्या वो विंडो पे हो सकता है? नहीं, वो विंडो पे नहीं हो सकता। बच्चों के लिए जब आपने अप्लाई करना है तो उनको आपको बाय पोस्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। फ़ायदा आपको जो मिल सकता है वो सिर्फ ये मिल सकता है कि अगर आपके बच्चे अप्लाई करते हैं या आप उनके लिए अप्लाई करते हैं फॉर ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन के लिए, उस टाइम में अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये लीव टू रिमेन एप्लीकेशन नहीं है, ये अब आपकी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन है। अगर आपने ओरिजिनल पासपोर्ट अपने पास रखे हुए हैं या नेशनलिटी चेकिंग सर्विस के थ्रू भेजा है या आपके सोलिसिटर ने उन पासपोर्ट्स को अटेस्ट करके उनकी कॉपीज भेजी हैं, तो आपका काम फिर भी चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और आप अगर ट्रैवल करना चाहें उस टाइम में तो जरूर ट्रैवल कर सकते हैं। ऑलराइट जी, आई होप आपको तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे जी। अगला सवाल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम। मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी मैं भी अली बोल रहा हूँ, बताइए। बुखारी साहब ये पता करना था, मुझे यहाँ पे 11 इयर्स हो गए हैं यूके में, तो मैंने अपना ये 3 साल पहले मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा कॉलेज बंद हो गया था, उसकी बिना पे मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया था। तो मुझे मैंने अपील के लिए अप्लाई किया तो वो भी रिफ्यूज हो गई, तो मुझे वापस जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, तो फिर मैं वापस आ गया विद इन 5 मंथ्स। ठीक। मैंने ये पता करना था क्या मैं ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी में अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वो कई लोग ये कहते हैं कि उसके लिए यूके छोड़ते हुए आपके पास वैलिड लीव होनी चाहिए, लेकिन मेरा तो रिफ्यूज हो गया था। मुझे सिर्फ एक चीज का सिर्फ जवाब दीजिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, कोई बैंक अकाउंट्स वगैरह थे यहाँ पे जब आप जा रहे थे यहाँ से? मेरे बिल्कुल अपना रनिंग बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड, सब चीजें रनिंग थी, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वापस आना था। ठीक है, जाने से पहले आपने अपनी एडमिशन वगैरह करवा ली थी? मैंने अपना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके चला गया था। ठीक। तो लेकिन वो उनका जो प्रोसेस था वो डॉक्यूमेंट्स मिलते मिलते 2-3 महीने लग गए थे। ठीक। So टोटल आपने 5 मंथ्स बाहर गुजारे ना, 6 महीने तो नहीं गुजारे? नहीं, 6 महीने नहीं, 5 मंथ्स और फ्यू डेज थे। ओके चलें ठीक है। अब आपका सवाल क्या है सर? मैंने ये पता करना था कि अब मुझे तकरीबन 11 साल हो गए हैं इस मुल्क में, अगर वो गैप होता है तो क्या मैं ह्यूमन राइट्स पे अप्लाई कर सकता हूँ? अगर वो, क्योंकि कई लोग कहते हैं जब आप यूके छोड़ो तो आपके पास वैलिड लीव होनी चाहिए। सर वो कई लोग बड़ा कुछ कहते हैं, लोगों का काम है कहना। चलें अब आप सुनिए गौर से, जो मैं बात बताता हूँ आपको। 10 साल की जो एप्लीकेशन होती है इमिग्रेशन रूल्स के तहत, पैराग्राफ 276 के तहत एप्लीकेशन होती है, उसके अगर आप गाइडेंस वगैरह पढ़ें या उसके जो नोट्स हैं वो पढ़ें, उसके अंदर साफ चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे आपने उस 10 साल के ख़त्म होते ही अप्लाई नहीं भी किया, ज़्यादा भी टाइम गुजर गया, आप तब भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो पहला सब मैं आपको ये बात बता दूं कि क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए यहाँ पे, या हो गए 11 साल, आप फिर भी 10 साल की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो 10 साल का टाइम पीरियड अक्रू हो चुका है। एक चीज। दूसरी चीज ये याद रखिए, आपका जो गैप होता है, आपको अगर आपने एप्लीकेशन की, आपका वीजा रिफ्यूज होता है, आपको अपील में जाना पड़ता है, आपकी अपील भी रिफ्यूज होती है, वो सारा टाइम जो आपका गुजरा, वो सारा आपका टाइम लीगल गुजरा होता है। जब आपकी अपील खत्म हो जाती है, अगर उसके 28 दिन के अंदर अंदर आप यूके छोड़ के चले जाते हैं तो आप ओवरस्टे भी नहीं होते। ठीक।
अब यहाँ पे जो बात आती है, जो आपने वो कुछ लोगों की बात की कि जी कुछ लोग ये कहते हैं तो वो कहते हैं, उसके अंदर कानून ये कहता है कि अगर यहाँ से जाते हुए आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि आपने वापस आना है और आप जाके 5-6 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाते हैं, देन दैट्स ऑल राइट। आपके केस में क्या चीज हुई, आपने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया, उसको उन्होंने रिफ्यूज किया, आपने अपील की, आपकी अपील भी डिसमिस कर दी गई, उसके बाद आप यहां से मुल्क छोड़ के वापस चले गए, लेकिन जाते हुए आप अपने बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अपने रनिंग छोड़ के गए यहां से, जिससे कि एक सेंस से बनती है कि आपने वापस आना है। जाने से पहले आपने यूनिवर्सिटी में अपना सारा पूरा प्रोसेस शुरू करवाया, अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया आपने, क्योंकि आप वापस आना चाहते थे। सो ये सारी वो एक एक्सपेक्टेशन की बात होती है कि आप वापस आने की एक्सपेक्टेशन लेके गए। हाँ, अगर आपके पास वीजा होता वापस आने के लिए तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, फिर तो आपकी एक वो चीज एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके पासपोर्ट से प्रूव हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास वीजा नहीं है तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पासपोर्ट से प्रूव नहीं होती, आपकी एक्सपेक्टेशन किसी और तरीके से प्रूव करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपसे पूछा, अगर आपकी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, आप वो छोड़ के चले जाते हैं, बेचते नहीं है, उसको कुछ और नहीं करते, घर है उसको बंद करके चले जाते हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट है वो चल रहा है, आपका टेनेंसी चल रही है, प्रॉपर्टी को बंद करके चले गए, रेंट पे कर रहे हैं, अपना बैंक स्टेटमेंट्स हैं आपके, वो अकाउंट्स चल रहे हैं, उसी तरह से रनिंग चल रही है, आपके बिल्स जा रहे हैं, जो कुछ भी वो सारी चीजें अगर देखी जाएं, अगर वो सब कुछ इस तरह से चल रहा है तो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कह के कि जी मैं गया तो था, मैं 5 महीने भी बाहर रहा, लेकिन टोटल 10 साल के अंदर देखा जाए तो मैंने 18 महीने से ज्यादा का टाइम बाहर नहीं गुजारा, टोटल 10 साल के अंदर देखा जाए तो मैंने किसी एक टाइम पे 6 महीने से ज्यादा बाहर नहीं गुजारा, और जो भी मेरी एब्सेंसेस रही हैं यूके से, वो या तो मेरे पास वीजा था वापस आने का या मेरे पास एक्सपेक्टेशन थी वापस आने की। उस बेस पे अगर आपके 10 साल कंप्लीट होते हैं तो मेरा ख्याल है आपका बहुत अच्छा आर्ग्यूबल केस बनता है। मैं वकील हूं, कभी भी कमिट नहीं करूंगा इस चीज को कि 100% आपका काम होगा, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कह सकता हूं कि अगर इस तरह से केस को देखा जाए, एक आर्ग्यूमेंट आपकी बहुत स्ट्रांग बनती है कि आप इस केस को फाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब या तो सर आपका और एक और साहब का बहुत 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 सिमिलर केस है जो मेरे पास दफ्तर में आए थे, या फिर आपको मेरे दफ्तर वाला जवाब अच्छा नहीं लगा इसलिए आपने टीवी पे भी पूछा है। दोनों दफा मेरा ख्याल है जवाब मैंने आपको सेम ही दिया। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो 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 जनाब। हेलो जी हेलो, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मैं मोहम्मद काशिफ बात कर रहा हूँ। मैंने एज ए स्टूडेंट यूके में आया था। अच्छा। तो उसके बाद अभी मेरा वीजा खत्म हो रहा था 12 जून को, तो मैंने अप्लाई किया। 12 जून को मैंने अपनी एप्लीकेशन भेज दी जी। उसके बाद उन्होंने मुझे अक्टूबर में वापस भेज दी एप्लीकेशन इनवैलिड करके, और उसके ऊपर लिखा के नॉट कम्प्लीटेड, क्योंकि मैंने D20 और K4 कंप्लीट टिक करना भूल गया था वो। ठीक। तो अभी मैं 21 डेज दिए कि री सबमिट करने, रिफ्रेश एप्लीकेशन करें, तो मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ इधर से? अच्छा, और बताइए। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये अब स्टे तो नहीं हो गया मैं इधर यूके में, या फिर एप्लीकेशन इधर, क्योंकि मैं एक और लॉयर के पास गया, वो कह रहा है कि आप अब स्टे हो गए और आप एप्लीकेशन अभी इधर से नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कर सकता हूँ या नहीं। ओके, चले मैं बताता हूँ सर। जो आपको दूसरे वकील साहब ने कहा है वो टेक्निकली तो बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन की गई थी, आपके पास आपकी वैलिड लीव टू रिमेन थी 12 जून तक। आपने 12 जून को एप्लीकेशन कर दी। अब जितनी देर वो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रहती है उतनी देर वो आपका टाइम चल रहा है, आपका कंटिन्यूड रहता है टाइम। अब आपकी एप्लीकेशन वापस कर दी जाती है रिटर्न्ड एज इनवैलिड, क्योंकि आपने कोई एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की, कोई सेक्शंस कंप्लीट नहीं किए, तो उसके बेसिस पे आपका जो लीव टू रिमेन थी, अगर उसको देखा जाए टेक्निकली, तो वो तो ये कि इसका मतलब कि आपकी एप्लीकेशन वैलिड है ही नहीं, तो यानी आप 12 जून से ओवरस्टे हो चुके हैं। लेकिन ये कहने के बाद इसकी एक ज्यादती भी इस बात की समझ आती है कि कैसे हो सकता है। अब अगर आपने एप्लीकेशन इनवैलिड भर के भेज दी, कोई गलती उसमें कर दी और उसको वापस करते हैं, तो आपको 21 डेज का टाइम क्यों दिया जा रहा है? अब 21 डेज को वो होम ऑफिस दो नजर से देख सकता है, दो तरीकों से देख सकता है। एक वो ये कह सकते हैं जी 21 डेज में अगर आपने दोबारा अप्लाई कर दिया तो आपकी जो फीस है वो हम रिफंड नहीं करेंगे, हम इसी फीस को यूज कर लेंगे। दूसरी सूरत में वो ये कह सकते हैं कि जी हमने आपकी फीस साथ ही वापस कर दी है, 21 डेज के अंदर आप अगर एप्लीकेशन कर देते हैं दोबारा तो हम आपको लीगल कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपने जब पहले एप्लीकेशन की। सो इन दोनों सिचुएशंस को देख के चलना है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि एक तो अपने वर्डिंग बड़े गौर से पढ़ें। आजकल लेटर्स सबको डिफरेंट तरह के आते हैं। ये 21 दिन वाला जो आपका लेटर है उसको अच्छी तरह से पढ़ के देखें कि वो क्या कहता है।
तो वो क्या कह रहे हैं, 21 दिन के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्या आपके पैसे रिफंड किए जा रहे हैं, क्या उनको रिफंड करने के बजाय वो कह रहे हैं कि नहीं आप दोबारा अप्लाई कर दें तो हम उन्हीं पैसों के साथ उसको कंसिडर कर लेंगे। अगर तो उन्हीं पैसों के साथ कंसिडर करते हैं तो फिर तो आपका बहुत केस स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर उन्होंने आपके पैसे भी वापस भेज दिए, सब कुछ वापस भेज दिया, तो फिर हमें आर्ग्यू भी इस चीज़ पे करना पड़ेगा। अप्लाई तो फिर भी आप करें। अगर आप अप्लाई करते हैं वो उसको रिफ्यूज करते हैं कि जी 28 डेज से ज़्यादा आप ओवरस्टे हो चुके हैं तो हम आपको अब वैलिड एप्लीकेशन नहीं करने देंगे, फिर आप उसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जा सकते हैं। बिकॉज फिर आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा कि अनफेयरनेस देखी जाए इस पॉइंट की कि आपकी एप्लीकेशन की गई, अब या तो एप्लीकेशन फौरन आपको रिटर्न कर दी जाए, भाई अब फौरन रिटर्न भी नहीं कर रहे, इतनी देर बाद रिटर्न कर रहे हो, जब इतनी देर बाद रिटर्न कर रहे हो तो कोई टाइम तो दो कि आप उसको ठीक कर सकें। अब अगर आपको उन्होंने ये एप्लीकेशन 4 दिन बाद भेज दी होती वापस, 12 जून के बाद 16 जून को आपको वापस भेज दी होती कि नहीं ये एप्लीकेशन आपकी इनवैलिड है, इसके अंदर गलतियां हैं, तो कोई मसला नहीं था, 28 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा अप्लाई कर देते तो आप यहां से अपनी एक्सटेंशन करवा सकते थे। सो ये फेयरनेस वाला पॉइंट देखना है। ये आमतौर पे जजेस के सामने जाके पॉइंट्स निकलते हैं या कोर्ट में जाके आप इसको चैलेंज करते हैं तो वहां पे पॉइंट्स निकलते हैं। आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक चीज ये याद रखें कि जब भी आपकी अप्लाई की जाती है, आपकी एप्लीकेशन की जाती है, योर डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होती है वो अगर आपके वीजा खत्म होने से पहले की है तो जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती वही आपका लीव चलती रहती है। जब आपकी वो एप्लीकेशन डिसाइड होती है, अगर रिफ्यूज होता है आपको अपील का राइट मिलता है, आप अपील में जाते हैं, अपील आपकी रिफ्यूज हो जाए, सारा कुछ खत्म हो जाए, जब सब आपके अपील राइट्स एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद अगर 28 डेज से ज्यादा आप रुकते हैं यहाँ पे तो फिर आप ओवरस्टे होते हैं। लेकिन अगर ये जो आपकी सिचुएशन है कि आपने अप्लाई किया सही टाइम पे, अब उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया एज इनवैलिड, लेकिन 21 दिन का टाइम दिया है आपको, वो 21 दिन वाली जो बात है ना, उसको मैं आर्ग्यू करना चाहूंगा कि हम ये कहें कि आपकी एप्लीकेशन की कंसिस्टेंसी चल रही है, अभी उसको तोड़ा नहीं गया, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स वापस भी कर दिए हों, चाहे आपकी पेमेंट भी वापस कर दी हो, मैं फिर भी उसको लड़ना चाहूंगा, उसको आर्ग्यू करना चाहूंगा, क्योंकि कोई ना कोई चांस उसका बनना चाहिए। सिंपल वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया, अगर वो 4 दिन के अंदर आपको वापस कर देते तो आप दूसरी एप्लीकेशन कर सकते थे। अगर 4 दिन में नहीं किया तो ये उनका कसूर है, अगर उनके पास रश ज्यादा है तो ये उनका कसूर है। अब आपको इसका नुकसान क्यों होना चाहिए? अगर उनके पास रश ना होता तो आप 4 दिन के बाद दोबारा नई एप्लीकेशन डाल सकते थे, अब उनके रश होने की वजह से आप नई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। सो मेरा ख्याल है कि इसको आपको चैलेंज करना चाहिए। इंटरेस्टिंग केस बनता है सर आपका। राइट जी, आज के प्रोग्राम का टाइम अब खत्म होता है। हमेशा की तरह उम्मीद रखता हूं कि जिन लोगों से बात हो गई उनको समझ आ गई होगी बात की, और जिनसे नहीं भी बात हुई उनको भी सुन के कोई ना कोई फायदा हो गया होगा। हमेशा की तरह हम अपने दफ्तर में बुखारी चैम्बर्स में आपके लिए मुंतजर रहते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ हो जिसको हम हैंडल कर सकें, आपके लिए हाजिर हैं। आप मुझे लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं, आप मुझे इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं। मुझसे बात करनी हो तो ज़रूर आइए, और मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।